हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 17। चौहान इंडस्ट्रीज। जैसे ही स्वर ने तनुजा के मुंह से सरगम के लिए कैरेक्टरलेस वर्ड सुना, उसने तुरंत उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वही सरगम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन चौहान साहब, आप यही चाहते थे ना कि लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहें। लीजिए, आपकी तमन्ना पूरी हो गई। उसकी बात सुनकर स्वर एकदम सुन रह गया। हाँ, उसने आज सुबह सरगम को कैरेक्टरलेस शब्द कहा, लेकिन ये वो कभी नहीं चाहता था कि कोई उसे और इस वर्ड से पुकारे। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने सरगम को कितना गलत कहा था। तनुजा ने सरगम के लिए वो वर्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन इस वर्ड को सुनकर शायद सरगम से ज्यादा गुस्सा स्वर को आ रहा था। तनुजा अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। स्वर ने गुस्से भरी नजर उस पर डालते हुए पीछे खड़े नितेश की तरफ देखा और कहा, अभी इसी वक्त इस कचरे को मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। तनुजा झट से बोली, लेकिन मेरी गलती क्या है सर? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में ये लड़की आपके खिलाफ अनाप शनाप बोल रही थी। मैं तो मामला संभालने की कोशिश कर रही थी, वरना ये लड़की तो न जाने अब तक उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही स्वर ने फिर से कहा, तुम्हें समझ नहीं आया क्या नितेश? मैंने क्या कहा? अभी इसी वक्त इस कचरे के डिब्बे को मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। स्वर की बात सुनकर नितेश ने धड़कन को सरगम की तरफ बढ़ाया और खुद तनुजा की ओर बढ़कर कहा, चुपचाप इस ऑफिस से बाहर चली जाओ, वरना मुझे सच में गार्ड को बोलकर धक्के मार कर तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकालना पड़ेगा। नितेश की बात सुनकर तनुजा गुस्से से एक नज़र सरगम पर डालकर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सरगम ने भी एक नज़र धड़कन की तरफ देखा और वहां से जाने लगी। तभी स्वर अचानक से बोला, मेरे केबिन में आओ। सरगम ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, धड़कन को संभाल लीजिएगा चौहान साहब, मुझे अब यहाँ से जाना है। ये कहकर जैसे ही वो वहां से जाने लगी, स्वर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वर उसे लेकर अपने केबिन के अंदर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अब नितेश ने धड़कन की तरफ देखा, जो अभी भी प्रेम में लेटी हुई थी। वो उसके पास झुककर बोला, तुम्हारे मॉम डैड थोड़े अजीब टाइप के हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जहर उगलते रहते हैं, लेकिन जब कोई और उन्हें कुछ कहे तो ये दोनों एक टीम बन जाते हैं। कांग्रेचुलेसन हार्टबीट, तुम्हें परफेक्ट मॉम डैड मिले हैं। बस अब इनकी जोड़ी जल्दी से बना दो। इस तकरार को इश्क में बदल दो। ये बोलते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और धड़कन भी अपनी हंसी से जवाब देने लगी। दूसरी तरफ केबिन में स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, देखो, मैंने बेशक आज सुबह तुमसे कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि कोई और तुम्हें इस तरह से कुछ भी सुनाए। और मैं जानता हूँ तनुजा झूठ बोल रही थी। स्वर की बात सुनकर सरगम व्यंग से मुस्कुराई और बोली, अच्छा, आपको इतनी समझ है क्या? मुझे तो लगा था कि आपने अपने ऑफिस में इतने गधे भर रखे हैं तो आपका दिमाग भी घास चरने गया होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपका ही एम्प्लॉय आपके बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। वो लड़की साफ साफ कह रही थी कि कल रात आपने मेरे साथ रात बिताई, मतलब आप ऐसी हरकतें करते होंगे, तभी तो उसने आपके बारे में ये सब कहा। उसने मुझे जो कहा सो कहा, लेकिन आपको तो उसने मीठा जहर खिलाया है चौहान साहब। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? स्वर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा था और तुम हो कि मेरे ही कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगी। तुम मुझे ऐसे ही सुनाई जा रही हो। सरगम तंज भरे लहजे में बोली, जब आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा सकते हैं तो मैं आपके कैरेक्टर पर सवाल क्यों नहीं उठा सकती? स्वर दांत पीसते हुए बोला, मैं ही पागल था जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से।
सरगम तुरंत बोली, और मैं पागल थी जो धड़कन को छोड़कर जाने की सोच रही थी। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे यहाँ से भेजेगा। अगर मैं जाऊंगी तो अपनी धड़कन को लेकर जाऊंगी, वरना यहीं बैठी हूँ आपकी छाती पर मूंग तलने के लिए। ये कहकर वो सीधा जाकर स्वर की चेयर पर बैठ गई। वो सीईओ की चेयर थी। उसे देखकर स्वर हैरान रह गया। सरगम ने मुंह बनाया हुआ था। तभी अचानक से दरवाजा नॉक हुआ और नितेश अंदर झांकने लगा। स्वर गुस्से से बोला, झांक क्या रहे हो? आओ मेरी गोद में बैठकर सुन लो हम क्या बातें कर रहे हैं। नितेश जल्दी से बोला, सॉरी सर, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो मिस अनामिका आई हैं। सरगम चिढ़ते हुए बोली, अब ये कौन है? वहीं स्वर के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे, क्योंकि मिस अनामिका वही थी जिसे स्वर ने आज ही धड़कन की नैनी के लिए अपॉइंट किया था। स्वर के एक्सप्रेशन देखकर सरगम इतना तो समझ गई थी कि जरूर स्वर के दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। स्वर जल्दी से बोला, हाँ तुम उन्हें मेरे केबिन में भेज दो और साथ में धड़कन को भी ले आओ। उसकी बात सुनकर नितेश ने सर हिलाया और बोला, जी बॉस। ये कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। स्वर अब गहरी नजरों से सरगम की तरफ देखने लगा। सरगम तुरंत बोली, देखिए चौहान साहब, अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपका धोती फाड़ कर रुमाल बना दूंगी। उसकी बात पर स्वर तुरंत बोला, तुम तो खुद एक टिश्यू की औकात रखती हो मेरे सामने। वो मेरी धोती फाड़ कर रुमाल बनाओगी? सीरियसली? बस तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। अगर मैंने तुम्हें पछताने पर मजबूर नहीं कर दिया ना तो मैं भी तुम्हारा चौहान साहब नहीं। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, जबकि सरगम अभी भी स्वर की तरफ देख रही थी। उसका तुम्हारा चौहान साहब कहना उसे एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आकर खड़ी हुई। उसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, बालों को कर्ली लुक दिया हुआ था और कानों में स्टड इयररिंग्स पहने हुए थे। गले में एक लीफ टैटू बना हुआ था। दिखने में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सरगम ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर ये लड़की यहाँ पर करने क्या आई है। तभी नितेश अंदर आया और धड़कन को स्वर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैंने डॉक्यूमेंट्स का सारा वर्क कर लिया है और मिस अनामिका ने उन पर साइन भी कर दिया है। वो भी आज से ही धड़कन की नैनी बनने के लिए रेडी हैं और अभी से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती हैं। धड़कन की नैनी का जिक्र सुनते ही सरगम की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर अनामिका के सामने खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखते हुए बोली, तुम मेरी धड़कन की नैनी बनोगी? अनामिका एटीट्यूड में बोली, यस, मैं यहाँ पर धड़कन की नैनी बनने आई हूँ। सरगम हंसकर बोली, जिसे खुद एक दाई माँ की ज़रूरत है वो मेरी धड़कन को संभालेगी? जाओ जाकर पहले खुद की अच्छे से मालिश करवाओ। कितनी कमज़ोर लग रही हो तुम। हड्डियाँ तो बाहर आने को हो रही हैं। जाओ अच्छे से खाओ पियो और सो जाओ। चलने फिरने की हालत में नहीं हो तुम। चलो निकलो यहाँ से। ये बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अनामिका हैरानी से उसे देखने लगी। स्वर गुस्से से बोला, मिस सरगम, कंट्रोल योरसेल्फ। आप अनामिका की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। और आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली कि मेरी धड़कन की नैनी कौन बनेगी और कौन नहीं? मैंने मिस अनामिका को सिलेक्ट किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपका दिमाग मुझसे ज़्यादा चलता होगा। बेहतर होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने ना पतीला मारकर आपका सिर पतीले जैसा कर देना है। चौहान साहब, आप क्यों मुझे परेशान करने पर तुले हुए हैं? आपको ये लड़की कहाँ से धड़कन की नैनी बनने के लायक लगती है? अबे आप इसे चेयर पर बैठने के लिए कहिए। इसकी मुर्गी की टांगे जैसी हड्डियां इसे आपस में चुभती होंगी। ये मेरी धड़कन को अपनी गोद में क्या उठाएगी? अनामिका गुस्से से बोली, स्टॉप इट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? और सर, मुझे नहीं पता ये लड़की आपकी क्या लगती है और क्या नहीं, लेकिन ये सच में बहुत बदतमीज है।
आप अपने बच्चे के आसपास इस तरह के लोगों को रहने भी कैसे दे सकते हैं? आई एम श्योर ये पक्का आपकी बच्ची के साथ भी इसी तरह की बातें करती होगी। सरगम उसकी बातें सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, और हाँ, तुम तो जैसे मेरी धड़कन को धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाओगी, है ना? स्वर चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं मेरे धड़कन के करीब तुम दोनों को ही नहीं आने दूंगा। और मिस सरगम, अगर आपको यहाँ रहना है तो रह सकती हैं, वरना चुपचाप इस केबिन से बाहर चली जाइए। मुझे और धड़कन को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। धड़कन को संभालने के लिए जब उसकी नैनी है। अब अगर आपने एक वर्ड भी और कहा तो मैं गार्ड्स को कहूँगा कि वो आपको अच्छे से बाहर ले जाएंगे। एंड यू नो व्हाट आई मीन। उसकी बात सुनकर सरगम के चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था, वहीं अनामिका के चेहरे पर एटीट्यूड छलक रहा था। अनामिका आगे की तरफ आई और बोली, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं धड़कन को अपनी गोद में उठा लूं? स्वर तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, अब से तुम्हें ही मेरी हार्ट बीट को संभालना है। उसकी बात सुनकर अनामिका मुस्कुराई। उसने तुरंत खुद को नीचे की तरफ झुकाया, लेकिन उसकी डीप नेट ड्रेस की वजह से उसके क्लीवेज काफ़ी हद तक रिवील हो रहे थे। स्वर की नज़रें धड़कन पर थी, लेकिन वो नज़ारा भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं ये सब देखकर सरगम ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसे अनामिका पर तो नहीं, लेकिन स्वर पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अनामिका को यहाँ पर वही लेकर आया था। वहीं स्वर भी नीचे की तरफ देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र अनामिका की क्लीवेज पर गई तो उसकी खुद की आंखें बड़ी हो गई। सरगम की नज़रें भी उन दोनों पर ही थी। जब उसने स्वर की आंखों को बड़े होते हुए देखा तो वो तुरंत आगे की तरफ आई और स्वर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अनामिका की तरफ था। वो अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा है कि मेरी धड़कन को आज के बाद तुम इस तरह से तो बिल्कुल मत उठाना, वरना मैं सच में बता रही हूँ, तुम मेरी धड़कन को उठाओ या ना उठाओ, मैंने तुम्हें इस धरती से जरूर उठा देना है। अनामिका गुस्से से और हैरानी से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? सरगम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, मतलब तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल देती हूँ। अगर तुम्हें धड़कन की नैनी बनना है तो पहले ढंग से कपड़े पहनना सीखो। इतना कपड़ा तो मेरा दर्जी मेरा सूट सिलने के बाद फालतू में बचा देता है, जितना तुमने टोटल अपनी ड्रेस में लगाया है। इस तरह के कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। उसकी बात सुनते हुए स्वर की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि सरगम ये सब क्यों बोल रही है। वो उसकी नज़रें अनामिका के क्लीवेज पर महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, ये सोच कर कि सरगम को अनामिका से थोड़ी जलन हो रही है। वो आग में घी डालते हुए बोला, और तुम ये डिसाइड करने वाली कौन होती हो कि यहाँ पर कौन से कपड़े चलेंगे और कौन से नहीं? तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या? अपने फालतू की सलाह अपने पास रखो। सरगम गुस्से से बोली, आप चुप रहेंगे या फिर मैं खुद आपकी बोलती बंद करूं? स्वर गुस्से से बोला, माइंड योर लैंग्वेज, मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। सरगम तुरंत बोली, अगर आपको नहीं देखना तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पर आप क्यों अपनी आंखें बंद करेंगे? जो चीज़ आपको नहीं देखनी चाहिए थी वो भी आपने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखी है। तो फिर अब मेरा एटीट्यूड भी देख लीजिए, क्या ही जा रहा है आपका? ये बोलकर अब उसने वापस अनामिका की तरफ देखा। अनामिका ने धड़कन को अपनी गोद में उठाया हुआ था। सरगम की नज़र अचानक ही धड़कन के चेहरे पर गई तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। बेशक से उसने धड़कन को जन्म नहीं दिया था, लेकिन धड़कन की रग रग से वो वाकिफ थी। और जिस तरह के अब धड़कन के एक्सप्रेशन थे, सरगम समझ चुकी थी कि इस केबिन में धड़कन के सुर ताल जल्द ही बजने वाले हैं। अनामिका गुस्से से सरगम की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो।
मतलब मिस्टर चौहान तुम्हें खुद कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बदतमीजी मत दिखाओ, लेकिन तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल उसे एक गंदी सी स्मेल आने लगी। स्वर की आंखें बड़ी हो गई। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये आवाज क्यों आई है। उसके एक्सप्रेशन देखकर सरगम जल्दी से बोली, कुछ नहीं हुआ चौहान साहब, ये वो वाला बम ब्लास्ट नहीं है जो सुबह हुआ था। ये थोड़ा छोटा वाला है। मतलब इधर उधर कुछ नहीं फैला, जो है धड़कन के पेट में ही है। फिलहाल वो बस बता रही है कि जल्दी ही बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला है। आई मीन शायद उसने आपके लिए अलार्म सेट करना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर स्वर उसकी तरफ देखता रह गया। वही सरगम अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कपड़े चेंज नहीं करने तो मत करो। मैं तो तुम्हारा दिमाग भी बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे चाहने से बदल तो नहीं जाएगा ना। तो अपने कपड़े भी तुम छोड़ो। एक काम करो, धड़कन को अपनी गोद में लेकर 2-4 राउंड इस केबिन के लगाओ। अनामिका को अभी भी वो अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्मेल थोड़ी कम होने लगी थी। वहीं स्वर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अब तक उसे इस स्मेल की आदत हो गई हो। अनामिका जो किसी भी तरह इस जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि ये जॉब उसे सीधे सीधे स्वर चौहान के करीब कर सकती थी। उसने धड़कन को अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और उसे लेकर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना अभी क्या होने वाला है? तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो नैनी है उसकी। सरगम तुरंत बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, वो नैनी है धड़कन की। तो अब धड़कन का फैसला रायता भी तो वही समेटेगी। बस फर्क इतना है कि रायता येलो कलर का होगा। वैसे कहीं मेरी बातों से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपने कुछ वक्त पहले जो कुछ किया उसके लिए मैंने माफ़ कर दिया आपको। और हाँ, इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, धड़कन के लिए नैनी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद मैं धड़कन को छोड़कर चली जाऊंगी। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, सोच तो मैं यही रही थी कि मैं धड़कन को आपके पास छोड़कर चली जाऊंगी। बेशक से आप थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन धड़कन को तो संभाल ही लेंगे। लेकिन अब तो मैं भी खुद से प्रॉमिस कर लिए हैं। बेशक से आपको मुझे जलेबी जैसे टेढ़े से बर्फी की तरह सीधा करना पड़े, लेकिन धड़कन को छोड़कर तो मैं नहीं जाऊंगी। आप बेशक से एक नैनी लेकर आइए या फिर हजार, ये सरगम तो स्वर के सरगम बजाकर ही यहाँ से जाएगी, वरना यही उसकी छाती पर बैठकर मूंग तलेगी। ये बोलते उसके चेहरे पर भी बड़े इसेंट एक्सप्रेशन थे। स्वर तुरंत बोला, सोचा तो मैंने भी यही था कि मेरी धड़कन को तुम संभालोगी। तुम धड़कन को प्यार करती हो, अब तक तुमने उसे संभाला है, लेकिन अगर तुम इस एटीट्यूड में हो कि मेरी धड़कन तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो तुम मुझे धड़कन को अपना हथियार बनाकर अपने सामने झुका लोगी। तो तुम्हारा ये वहम भी मैं बहुत अच्छी तरह से निकालूंगा। सरगम व्यंग से मुस्कुराई और बोली, देखेंगे चौहान साहब, फिलहाल तो कुछ और निकलने वाला है। कहीं ऐसा न हो आपकी ये फुलझड़ी भाग न जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक बार फिर से अजीब सी आवाज आई और स्वर और सरगम दोनों ने सामने की तरफ देखा, जहां अनामिका धड़कन को अपनी गोद में लेकर इधर उधर घूम रही थी और अब उसने धड़कन को थोड़ा साइड में कर दिया था। वो उसे हैरानी से देख रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि ये अजीब सी आवाज और गंदी सी स्मेल उसे धड़कन में से ही आ रही है। वो जल्दी से बोली, ये सब क्या है मिस्टर चौहान? स्वर जल्दी से उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? अनामिका तुरंत बोली, शायद धड़कन को वॉशरूम जाना है। क्या मैं इसे वॉशरूम छोड़ आऊं? स्वर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो ऐसे कैसे धड़कन को अकेले वॉशरूम में छोड़ने की बात कर सकती थी? सरगम भी तुरंत वहां पर आई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी फिलहाल धड़कन अकेली वॉशरूम चली जाएगी और जब वो वॉशरूम से फ्री होगी तो उसे जंग भर भी
भेज देना। आई बड़ी नैनी बनने वाली। अगर उसकी नैनी तुम हो तो तुम ही उसे वॉशरूम में लेकर जाओगी और उसे वॉशरूम में अकेला नहीं छोड़कर आओगी, बल्कि जब तक वो अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेती तब तुम उसके साथ ही रहोगी और उसे अच्छे से क्लीन करके भी लाओगी। समझ आया तुम्हें या फिर दोबारा समझाऊं? उसकी बात सुनते हुए अनामिका के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, लेकिन इतना तो वो भी जानती थी कि उसने अगर धड़कन की नैनी बनना है तो उसे ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो चुपचाप धड़कन को वॉशरूम में लेकर चली गई। वहीं धड़कन भी अपने हाथ हिलाकर डांस करने में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और उसके टूटे फूटे दांत साफ साफ नजर आ रहे थे। उसे देखते हुए स्वर मुस्कुराया और सरगम की नजरें अब स्वर पर टिकी हुई थी। सरगम स्वर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है चौहान साहब। स्वर ने नजर उसकी तरफ घुमाई और बोला, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। सरगम तुरंत बोली, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पर्सनल बात करनी है मुझे। मुझे आपसे जो भी कहना है वो धड़कन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। वरना आपसे और आपके बारे में तो मैं कोई बात करूंगी ही नहीं। स्वर बस उसकी तरफ देखता रहा। सरगम एक गहरी सांस लेकर बोली, एक दिन बाद धड़कन का बर्थडे है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त मेरी हालत ही नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। मैं तो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज आप उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। उसकी बात सुनकर स्वर थोड़ा हैरान था, क्योंकि एक दिन बाद तो उसकी खुद की बच्ची का भी जन्मदिन था, जिसे निहारिका ने जन्म दिया था। और जन्म देते ही उसने उस बच्ची को स्वर से छीन भी लिया था। न जाने उसने उसे कहाँ छोड़ दिया था। वो आज तक अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाया था। सरगम एक बार फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप धड़कन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेशक से आप मेरे साथ कितना ही क्यों न लड़ते हों, लेकिन धड़कन के लिए आपका प्यार झूठा नहीं है। आप सच में उसके लिए परफेक्ट फादर हैं। आई होप आप उसका अच्छे से ख्याल भी रखेंगे और उसे सारी खुशियां भी देंगे। ये बोलते हुए सरगम की आंखों में आंसू बह गए। स्वर बस उसकी तरफ देखता ही रह गया और सरगम अब जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। स्वर थोड़ा हैरान हुआ। उसने सरगम को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके जाने के बाद अनामिका वॉशरूम से बाहर आई। वो पसीने से भरी हुई थी और काफी थकी हुई लग रही थी। सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, धड़कन के कपड़े भी चेंज कर दो, उस बैग में है। धड़कन के कपड़े, ये बोलते हुए उसने सामने रखा बैग की तरफ इशारा किया तो अनामिका ने तुरंत धड़कन के कपड़े बदलने शुरू कर दिया। वहीं स्वर के दिमाग में सरगम की कही हुई बातें गूंज रही थी। जब सरगम को गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया तो स्वर ने अपने फ़ोन से चौहान मेंशन कॉल किया, जो कॉल हेड गार्ड ने रिसीव किया। स्वर एक नज़र अनामिका की तरफ देखा, जो अब धड़कन को बेबी फूड खिला रही थी। स्वर धीरे से बोला, सरगम चौहान मेंशन पहुंच गई क्या? सामने से गार्ड की आवाज़ आई, जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। वो अगर आपका है तो आपका कोई मैसेज उन्हें दे दूं? स्वर तुरंत बोला, बकवास बंद करो अपनी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो खुद पर हैरान हो रहा था कि उसे क्या ज़रूरत थी चौहान मेंशन में फ़ोन करके सरगम के बारे में पूछने की। वहीं सरगम अपने रूम में आई और आकर बेड पर लेट गई। वो बस यही सोच रही थी कि स्वर धड़कन का बर्थडे बेशक से ग्रैंड स्टाइल में ना सेलिब्रेट करे, लेकिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।